अक्सर जब हम अंग्रेजी साहित्य के महान कवियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या छवि उभरती है? यही कि कोई बहुत बड़ी हवेली होगी या महल होगा। हाँ, बिल्कुल। विशाल महल, मखमली कपड़े पहने हुए लोग और एक ऐसा जीवन जो आम दुनिया की चिंताओं, पसीने और धूल से बहुत दूर हो। यही का मतलब एक तरह की भव्यता की उम्मीद होती है ना? ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति किसी अलग ही दुनिया का प्राणी हो। ये एक बहुत ही आम धारणा है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि ऐसी कालजयी कला और इतनी संवेदनशील कविता किसी बहुत ही सुरक्षित, शांत और संपन्न माहौल में ही जन्म ले सकती है। हमने उस महानता को एक बहुत ही ऊंचे और साफ सुथरे आसन पर बिठा दिया है। लेकिन असल कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ऐसे ही एक विरोधाभास को समझेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो जॉन कीट्स के जीवन पर आधारित है। जी, दुनिया के सबसे महान कवियों में से एक, अंग्रेजी के रोमांटिक एज के एक सितारे। लेकिन उनका जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। 31 अक्टूबर 1795 को स्वान एंड हूप इन नाम की एक सराय में उनका जन्म हुआ, जहां हवा में फूलों की नहीं बल्कि घोड़ों के पसीने और चारे की गंध तैरती थी। क्योंकि उनके पिता थॉमस कीट्स घोड़ों के अस्तबल के प्रबंधक थे, यानी एक स्टेबल मैनेजर थे। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे एक अस्तबल प्रबंधक का बेटा, जिसने सर्जरी की ट्रेनिंग ली, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और अमर कवियों में गिना जाने लगा। ये सफर बहुत ही दिलचस्प है। अस्तबल की उस धूल से उठकर साहित्य के आसमान तक पहुंचना, वो भी एक ऐसे युग में जहां वर्ग भेद और सामाजिक हैसियत ही सब कुछ तय करती थी। हाँ, वो समय काफी अलग था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और जॉन कीट्स की ये छलांग सिर्फ सामाजिक नहीं थी, बल्कि ये बहुत गहरे दर्द और त्रासदियों से होकर गुजरी थी। उनका बचपन बहुत ही जल्दी दुखों के साए में आ गया था। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, 1804 में उनके पिता की एक घोड़े से गिरकर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 9 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ जाना। और त्रासदी यही नहीं रुकी। ओह! इसके कुछ ही सालों बाद 1810 में उनकी माता फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स को तपेदिक यानी टीबी ने निगल लिया। रुकिए, अगर हम इसे गहराई से समझें, ये सिर्फ एक उदासी वाली बात नहीं है। एक छोटा बच्चा पहले अपने पिता को एक भयानक दुर्घटना में खोया जी। और फिर अपनी माँ को खांसते हुए, खून उगलते और तिल तिल कर मरते देखा। ये तो भयंकर ट्रॉमा है। मतलब शायद आज की भाषा में इसे PTSD कहा जाएगा। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वो सिर्फ उदास नहीं थे, वे भीतर तक डरे हुए थे। इतनी कम उम्र में मृत्यु को इतने करीब से देखने के कारण, और वो भी इतनी भयानक मृत्यु, इसने उन्हें जीवन की नश्वरता के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया। यही कारण है कि उनकी कविताओं में मृत्यु और पीड़ा हमेशा मुख्य विषय बनकर उभरते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने दुनिया को उस चश्मे से देखना शुरू कर दिया जहां हर खूबसूरत चीज के पीछे उसे खोने का डर छिपा हो। बिल्कुल, हर खिलते हुए फूल के पीछे एक डर। उन्हें एहसास हो गया था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक बात आती है। मैं सोच रही थी कि जब किसी बच्चे के सिर से माता पिता का साया इतनी जल्दी उठ जाए तो उसका सबसे पहला संघर्ष तो जिंदा रहने का होता है ना? सही बात है। पालन पोषण कैसे होगा, अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा? ऐसे भयानक मानसिक आघात और आर्थिक असुरक्षा के बीच कोई बच्चा कला या कविता के बारे में सोच भी कैसे सकता है? असल में शुरुआत में उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था। उस वक्त व्यवहारिकता ही सबसे पहली प्रतिक्रिया थी, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। तो फिर उनकी देखभाल किसने की? माता पिता के गुजर जाने के बाद कीट्स और उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी उनकी दादी एलिस जेनिंग्स ने ली। लेकिन मुख्य रूप से जो उनके अभिभावक बने वे थे रिचर्ड एबे। अच्छा। और उनके साथ कानूनी सह अभिभावक थे जॉन सैंडल। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये रिचर्ड एबे बिल्कुल उस सख्त पैसे और रुतबे को तरजीह देने वाले रिश्तेदार की तरह लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही थे, जो चाहते हैं कि बच्चा कोई सेफ, पैसे कमाने वाला और व्यवहारिक करियर चुने। जैसे आज के समय में कहा जाता है ना कि कविता छोड़ो, इंजीनियरिंग या मेडिकल कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, एबे को कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि कला से पेट नहीं भरता। उनका नजरिया पूरी तरह से व्यावसायिक था। तो क्या कीट्स ने उनकी बात मान ली थी? शुरुआत में तो कीट्स ने इस व्यावहारिक दबाव को स्वीकार किया। उन्होंने एनफील्ड एकेडमी में पढ़ाई की। ये वो जगह थी जहां उनका परिचय साहित्य से हुआ। ओह, वहां क्या हुआ? यहाँ उनकी मुलाकात चार्ल्स काउडन क्लार्क से हुई, जो उनके मेंटर बने।
क्लार्क ने ही युवा कीट्स को एडमंड स्पेंसर और होमर जैसे महान लेखकों से मिलवाया। मतलब साहित्य का बीज वहां बोया गया था। और वो बीज बहुत गहरा था। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी और एबे के दबाव में आकर कीट्स ने एक सुरक्षित करियर की ओर कदम बढ़ाया। और वो कदम था मेडिकल लाइन। स्रोतों के अनुसार उन्होंने गाइज अस्पताल में थॉमस हैमंड के तहत एक सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली। जी बिल्कुल। 1816 में तो वो बाकायदा एक लाइसेंस्ड अपोथिकेरी भी बन गए थे। मतलब वो पूरी तरह से एक डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़े थे। लेकिन यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 19वीं सदी की शुरुआत में अपोथेकेरी होना या सर्जरी करना ये कोई आज के समय जैसा साफ सुथरा या इलीट पेशा नहीं था। ऐसा क्यों? उस समय सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के होती थी। अरे बापरे, बिना सुन किए। बिल्कुल। जरा उस दृश्य के बारे में सोचिए। एक ऐसा युवा जो भीतर से एक बेहद संवेदनशील कवि है, जिसे फूलों की सुंदरता और प्रकृति की शांति से प्यार है। हाँ। वो अस्पतालों में आरी से कटती हड्डियां देख रहा है, मरीजों की चीखें सुन रहा है, खून और सड़ांत के बीच खड़ा है। उफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। वो दिन में जोंक यानी लीचेस लगाकर लोगों का खून साफ करता था और जड़ी बूटियां कूटता था, और रात में छिपकर कविताएं लिखता था। ये एक भयंकर मानसिक द्वंद्व रहा होगा। एक तरफ चीख पुकार और मौत का नंगा नाच, और दूसरी तरफ अ सिंग ऑफ ब्यूटी। ये कंट्रास्ट बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। और फिर एक दिन उन्होंने मेडिसिन का ये सुरक्षित करियर पूरी तरह से छोड़ दिया। एक लाइसेंस हासिल किया, जीवन की गारंटी पाई, और फिर सब कुछ छोड़कर एक ऐसी दिशा में चल पड़े जहां ना पैसा था और ना सम्मान। ये उनकी आत्मा की पुकार थी। वो उस अस्पताल के माहौल में घुट रहे थे। 1816 में उनकी पहली कविता पब्लिश हुई, ओ सॉलिट्यूड इफ आई मस्ट विद दी ड्वेल। ये द एग्जामिनर नाम की पत्रिका में छपी थी, है ना, जिसके संपादक ली हंट थे। हाँ सही कहा। ये उनके साहित्यिक जीवन की पहली किरण थी। और इसके ठीक एक साल बाद 1817 में उनकी पहली किताब आई, जिसका नाम ही पोएम्स था। जी। इसमें स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर और आई स्टूड टिपटो जैसी कविताएं शामिल थीं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अस्पताल की चीखों को पीछे छोड़कर खुद को प्रकृति के हवाले कर दिया था। लेकिन समाज इतनी आसानी से किसी को अपनी जगह बदलने नहीं देता। यहाँ आलोचकों की एंट्री होती है। क्रिटिक्स। और उन्होंने कीट्स की इस किताब की, और विशेष रूप से 1818 में आई उनकी लंबी कविता एंटिमियन की बेरहमी से धज्जियां उड़ा दी। वही एंटिमियन, जिसकी मशहूर लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। जी हाँ। आज ये लाइन साहित्य की सबसे महान और अमर पंक्तियों में गिनी जाती है। फिर आलोचकों ने इसे खारिज क्यों किया? क्योंकि आलोचकों का वो प्रहार सिर्फ कीट्स की कविता पर नहीं था, बल्कि उनके वर्ग यानी उनकी क्लास पर था। अच्छा, तो ये क्लास को लेके भेदभाव था? बिल्कुल। उस समय का साहित्य अभिजात वर्ग और बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े लोगों की जागीर माना जाता था। जब बड़े आलोचकों ने देखा कि एक अपोथेकरी, एक कामकाजी वर्ग का लार्का जो जड़ी बूटियां कूटता है, वो ग्रीक माइथोलॉजी पे कविता लिख रहा है, तो उन्हें ये अपनी शान के खिलाफ लगा। ये तो बहुत ही अजीब बात है। उन्होंने कीट्स को कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का कहकर उनका मजाक उड़ाया। कॉकनी यानी लंदन के निचले तबके का गंवार व्यक्ति। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि कीट्स को अपनी कविता छोड़कर वापस अपने अस्पताल में मरीजों के घाव साफ करने चाहिए। ये तो सीधे तौर पर बुलिंग है। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार था। उन्होंने कीट्स को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो। बिल्कुल यही बात थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब कोई अपने एक सुरक्षित करियर छोड़कर एक नया रास्ता चुने और उसे सरेआम इस तरह अपमानित किया जाए, तो व्यक्ति टूटकर बिखर क्यों नहीं गया? वो वापस अस्पताल क्यों नहीं लौट गए? ये बात सच में हैरान करती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस अपमान ने उन्हें तोड़ा जरूर, वो भावनात्मक रूप से बहुत आहत हुए, लेकिन इसने उनके भीतर एक अजीब तरह की जिद भी पैदा कर दी। कैसी जिद? वो जानते थे कि उनके पास समय कम है। तपेदिक की जो बीमारी उनके परिवार में थी, उसकी परछाई उन्हें अपने ऊपर भी महसूस होने लगी थी। जब आपको पता हो कि आपकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, तो आप आलोचकों की परवाह करना छोड़ देते हैं। ये तो है। और इस जिद को एक अलग ही स्तर का ईंधन दिया उनके जीवन के एक और दर्द ने, उनके प्रेम जीवन ने। ये हमेशा होता है ना, जहाँ कला है वहाँ एक गहरा और अधूरा प्रेम जरूर होता है। कीट्स के मामले में ये बहुत ही त्रासद था। शुरुआत में इसाबेला जोन्स नाम की एक महिला के साथ उनका एक मामूली आकर्षण था,
लेकिन उनका असली बहुत गहरा और पागलपन की हद तक जाने वाला प्यार थी फैनी ब्रॉन। फैनी ब्रॉन। उनके पत्रों को अगर पढ़ा जाए तो साफ दिखता है कि कीट्स उनके प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। वे एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे। कीट्स ने अपने एक पत्र में फैनी को लिखा था कि मैं तुम्हारे बिना वजूद में नहीं रह सकता। ओह, आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू। हाँ, वो फैनी के बालों की एक लठ हमेशा अपने पास रखते थे। लेकिन किस्मत देखिए, कीट्स एक डॉक्टर रह चुके थे। जब उन्हें खुद टीबी हुआ तो वे जानते थे कि ये एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। मतलब एक तरफ घोर आर्थिक तंगी, आलोचकों की गालियां, और दूसरी तरफ ये खौफनाक मेडिकल ज्ञान कि वो अपनी प्रेमिका के करीब भी नहीं जा सकते, उसे छू नहीं सकते, उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी मौत उसे नहीं देना चाहते थे। बचपन में माता पिता को खोना और अब इस तरह से प्यार को छिनते हुए देखना, ये दर्द किसी भी इंसान की मानसिक शांति को खत्म कर देने के लिए काफी है। और यही वो बिंदु है जहां उनका सारा दर्द, सारी तड़प और समय की कमी का सारा खौफ उनकी कला में एक धमाके की तरह फूट पड़ा। 1819 का वर्ष, ये उनके जीवन का सबसे उत्पादक वर्ष था। इसे उनका स्वर्णिम वर्ष कहा जाता है। ये 1819 का साल बिल्कुल किसी मरते हुए तारे की तरह लगता है, जो बुझने से ठीक पहले सुपरनोवा बनकर सबसे ज्यादा चमकता है। बहुत ही उम्दा तुलना है ये। अपनी सारी ऊर्जा एक झटके में ब्रह्मांड में बिखेर देता है। अगर हम उस समय के लंदन के हेम्पस्टेड हाउस की कल्पना करें, इस घर के मालिक चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन थे और कीट्स यहाँ किराए पर या शेयर करके रह रहे थे। जी। बाहर इंग्लैंड की वो हाड़ कंपा देने वाली ठंड, कीट्स की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, खांसते हुए खून आ रहा है, वे अपनी प्रेमिका फैनी से दूर है और इसी घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर वो अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान ओड्स रच रहे हैं। उस एक साल के भीतर उन्होंने जो लिखा वो अकल्पनीय है। ओ टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड मेलनकॉली और टू ऑटम। इन कविताओं में उन्होंने जीवन के सबसे गहरे विरोधाभासों को छुआ। एक तरफ बुलबुल का वो अमर गीत है जो सदियों से गाती आ रही है, और दूसरी तरफ कीट्स का अपना नश्वर शरीर है जो खत्म हो रहा है। सही बात है। उन्होंने एक ग्रीक कलश पर उकेरे गए चित्रों को देखकर लिखा कि कला अमर है। उस कलश पर बना प्रेमी हमेशा अपनी प्रेमिका के पीछे भागता रहेगा। उनका प्यार कभी पुराना नहीं होगा, भले ही वे असल जिंदगी के प्रेमियों की तरह कभी मिल ना सके। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना बनाम वास्तविकता का द्वंद्व दिखता है, और इसी संदर्भ में उनकी कविता लामिया का विषय बहुत ही गहराई से आज के जीवन से जुड़ता है। हाँ, लामिया की कहानी। लामिया एक आधी नागिन और आधी इंसान की कहानी है। अगर हम इसके मूल विषय यानी कल्पना और तर्क की लड़ाई को आज के भाषा में समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत ही शानदार जादू का करतब देख रहे हो। आपको मजा आ रहा है, आप हैरान हैं, लेकिन तभी कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल इंसान आकर आपको उस जादू के पीछे का विज्ञान समझाने लगे कि अरे ये तो बस शीशे का कमाल है। बिल्कुल। लॉजिक आते ही वो जादू, वो खूबसूरती तुरंत खत्म हो जाती है। कीट्स का भी यही मानना था कि जीवन में हर चीज को वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर कसना उस चीज की खूबसूरती की हत्या कर देता है। ये एनालॉजी उनके पूरे दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। कीट्स की कविताओं में भावना और तर्क की ये जंग लगातार दिखती है। लामिया में जो दार्शनिक है वो अपने तीखे तर्क से लामिया की सच्चाई सामने ले आता है और वो मर जाती है। इसी तरह अगर हम उनकी कविता ला बेल डैम सा मेसी को देखें तो ये एक ऐसी सुंदर स्त्री की कहानी है जो प्रेमियों को अपने मोहपाश में बांधती है और फिर उन्हें मौत के मुहाने पर छोड़ देती है। तो यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ खुशी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ कीट्स ये स्थापित कर रहे हैं कि प्रेम अपने आप में खुशी और मृत्यु का मिश्रण है। इसी तरह द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में वो सपने और वास्तविकता के बीच के तनाव को दर्शाते हैं। कीट्स के लिए प्यार, खूबसूरती और दर्द, ये तीनों अलग अलग डिब्बे नहीं थे, ये एक ही अनुभव के अलग अलग रंग थे। तो ये कहा जा सकता है कि कीट्स ने अपने सारे दुख को, अपनी बीमारियों को, अपनी कल्पना के एक ऐसे फिल्टर में डाला जहां से सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सौंदर्य बाहर निकला। सही कहा। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कीट्स ने अपनी सारी महानता मात्र 3 साल के भीतर हासिल कर ली, 1818 से 1820 के बीच। सिर्फ 3 साल। एक इंसान अपने पूरे जीवन में जो परिपक्वता हासिल नहीं कर पाता वो उन्होंने अपनी जिंदगी के उस छोटे से हिस्से में कर दिया जब वो मौत की घड़ियों को गिन रहे थे। ये अविश्वसनीय है। 1820 में उनकी अंतिम किताब छपी जिसमें लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और उनके मशहूर ओड्स शामिल थे।
और विडंबना देखिए, क्या? जिस समाज और आलोचकों ने उन्हें अपोथेकरी लड़का कहकर खारिज किया था, उन्होंने अंततः इस किताब को सराहा। उन्हें वो पहचान मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन ये पहचान कितनी देर से आई? 1820 तक टीबी उनके शरीर को पूरी तरह से जकड़ चुका था। मैंने पढ़ा था कि एक दिन जब उन्हें खांसी आई और उन्होंने रुमाल पर चमकीला लाल खून देखा, तो एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते वो तुरंत समझ गए कि ये धमनियों का खून है। उन्होंने अपने दोस्त से कहा था कि ये मेरा डेथ वारंट है। हाँ, उन्हें अपनी मेडिकल जानकारी के कारण सब पता था। अपनी बिगड़ती सेहत के कारण और इलाज की आखिरी उम्मीद में वे अपने दोस्त जोसेफ सेवर्न के साथ इटली के रोम शहर चले गए। रोम की वो यात्रा, ऐसा लगता है जैसे जीवन बचाने की कम और मौत का इंतजार करने की यात्रा ज्यादा थी। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। बिल्कुल। ऐसे समय में कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा, ईश्वर से शिकायत करेगा, सवाल करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हाँ, हम सभी हर विपत्ति के पीछे एक तर्क या कारण ढूंढना चाहते हैं ताकि हमें तसल्ली मिल सके। लेकिन कीट्स ने ऐसा नहीं किया, और यहीं पर उनका सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार सामने आता है, जिसे उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का नाम दिया था। तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी असल में क्या है? ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे अगर सरल शब्दों में समझें तो ये जीवन की अनिश्चितता, रहस्य और संदेह को बिना किसी तर्क खोजने की जल्दबाजी के स्वीकार करने की क्षमता है। मतलब अनिश्चितता को अपना लेना। हाँ, जब आप जीवन के दुखों और रहस्यों के सामने खड़े हों और तुरंत किसी क्यों या कैसे का जवाब न ढूंढें, बस उस स्थिति में बिना घबराए शांति से रह सकें, वही नेगेटिव कैपेबिलिटी है। अच्छा। कीट्स का मानना था कि महान लेखक जैसे शेक्सपियर अपने किरदारों में बिना उन्हें जज किए डूब सकते थे, और जीवन में भी जब मौत सामने थी, कीट्स ने ब्रह्मांड से कोई लॉजिकल जवाब नहीं मांगा। ये तो बहुत ही गहरे स्तर की शांति है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर या पारंपरिक धर्म में बहुत विश्वास रखते थे, जो उन्हें इस तरह मौत को स्वीकार करने की शक्ति देता था? यहां इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है। जन्म से कीट्स एक एंग्लिकन थे, यानी प्रोटेस्टेंट पृष्ठभूमि से थे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे। ओह, सच में? हाँ, उनका कोई पारंपरिक ईश्वर नहीं था जो स्वर्ग या नर्क का हिसाब रखता हो। अगर उनका कोई धर्म था तो वो केवल सौंदर्य और प्रेम का धर्म था। वो मानते थे कि जीवन अस्थायी है, दर्द निश्चित है, लेकिन अगर इस दुनिया में कोई चीज शाश्वत और अमर है तो वो है कला और सुंदरता। ये कहानी अब अपने अंतिम सबसे भावुक पड़ाव पर पहुंचती है, अपनी कला और दर्शन के शिखर पर। लेकिन शरीर से पूरी तरह टूट चुके कीट्स 23 फरवरी 1821 को रोम के कीट्स शैली मेमोरियल हाउस में अंतिम सांस लेते हैं। जी। उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। सिर्फ 25 वर्ष। एक उम्र जहां आज लोग अपना करियर शुरू करने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में वे दुनिया को इतना कुछ देकर विदा हो गए। उन्हें रोम के प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में दफनाया गया, और क्योंकि वो मानते थे कि उनकी जिंदगी एक असफलता थी, उन्होंने अनुरोध किया था कि उनकी कब्र के पत्थर पर उनका नाम न लिखा जाए। ये बहुत ही दुखद है। बस एक पंक्ति उकेरी गई, Here lies one whose name was writ in water, यानी यहाँ वो लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था। वो मानते थे कि उनका काम पानी पर लिखे शब्दों की तरह बिना कोई निशान छोड़े मिट जाएगा। लेकिन इतिहास ने उनके इस अनुमान को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। कीट्स का जीवन हमें एक बहुत गहरा और शाश्वत सबक देता है। जीवन कितना अस्थायी है, पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक अनाथ बच्चा जिसने तबेले से शुरुआत की, जिसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर एक असफल कवि का ताना सुना, और जो अपने प्यार को कभी पा न सका, उसी इंसान ने महज 3 वर्षों के अपने रचनात्मक समय में ये साबित कर दिया कि सच्ची रचनात्मकता और कल्पना मृत्यु को भी हरा सकती है। बिल्कुल। उनका नाम पानी पर नहीं, समय की सबसे मजबूत चट्टानों पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। वो दर्द में जिए, लेकिन उन्होंने दुनिया को अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर का उपहार दे दिया। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक विचार है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात है। क्या विचार है? हमने लामिया के जादू के बारे में बात की कि कैसे अत्यधिक तर्क खूबसूरती और जादू की हत्या कर देता है, और हमने नेगेटिव कैपेबिलिटी को समझा, जीवन की अनिश्चितताओं के बीच शांति से खड़े रहने की अद्भुत क्षमता। आज हम एक ऐसे डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास हर छोटे से छोटे सवाल का तुरंत जवाब है। हमारी जेब में रखे फोन
पलक झपकते ही हमें दुनिया भर का ज्ञान, हर चीज का तर्क दे देते हैं। ये तो है, हम हर चीज का लॉजिक ढूंढते हैं। हम अनिश्चितता में एक पल भी नहीं बिताना चाहते। हमें सीन मैसेज का रिप्लाई भी तुरंत चाहिए। हमें हर रहस्य का पर्दाफाश अभी इसी वक्त चाहिए। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है, क्या इस निरंतर जवाब खोजने की लत ने, इस हर चीज का लॉजिक जानने की हमारी जिद ने हमारे जीवन से अनिश्चितता के उस रहस्यमयी जादू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, जहां असल में असली कविता और असली खूबसूरती जन्म लेती है। मुझे लगता है कि इस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। सोचिएगा जरूर।